हेलो दोस्तों, आज इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सबसे बड़ा खबर वो है कि क्या यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिलेगी और यदि मिलती है तो क्या यूक्रेन बच पाएगा यूरोपियन यूनियन की मदद से। ये जानना सभी के लिए जरूरी है। इस विषय पर यूरोपियन यूनियन में मतदान भी हुआ है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य अगर यूक्रेन बन जाता है तो क्या रसिया के खिलाफ यूरोपियन यूनियन की 27 देशों की सेना उतर जाएगी। रूस से जारी जंग के बीच ये बड़ी खबर है कि यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को जल्द से जल्द ईयू की सदस्यता देने की मांग की है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने एक नई रणनीति अपनाई है। क्या है वो रणनीति? व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से उनके देश को जल्द से जल्द सदस्यता देने की मांग की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के आवेदन को यूरोपियन यूनियन ने मान लिया है, लेकिन अब भी पेच है इसमें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की सदस्यता की राह आसान नहीं होती है। दरअसल यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए कुल 4 स्टेप होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कौन कौन से 4 स्टेप होते हैं। ये वीडियो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जरूरी होगा, क्योंकि मैं न केवल यूरोपियन यूनियन के सदस्यता के बारे में बताने जा रहा हूं, बल्कि यह भी बताने जा रहा हूं कि आखिर यूरोपियन यूनियन है क्या और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या स्टैंडिंग है। यूरोपियन यूनियन का सदस्यता अगर कोई भी देश चाहता है तो सबसे पहला स्टेप है कि उसको आवेदन करना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए किसी देश को सबसे पहले आवेदन यानी एप्लीकेशन देना होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन के सदस्य वाली अर्जी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी पहला स्टेप क्लियर हो गया है। जो दूसरा स्टेप है वो कैंडिडेट स्टेटस होता है। आवेदन को मंजूर किया जाए या नहीं, इसे लेकर यूरोपियन संसद में वोटिंग होती है। विगत सोमवार को यूक्रेन के एप्लीकेशन पर यूरोपियन संसद में वोटिंग हुई थी, जिसमें उसके पक्ष में 637 वोट पड़े। इसके साथ ही यूक्रेन अब कैंडिडेट स्टेटस के स्टेप पर पहुंच गया है। जो तीसरा स्टेप है वो निगोशिएशन स्टेप होता है। ये सबसे अहम स्टेप होता है और इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसमें यूरोपियन यूनियन और जो देश सदस्यता चाहता है उसके बीच में निगोशिएशन होता है। इसमें यह तय होता है कि जो देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है वो यूरोपियन संघ के सारे नियम और कायदों को पालन करेगा। इसके साथ ही वो यूरोपियन यूनियन की सारी शर्तें भी माननी होगी और यूरो जो यूरोपियन यूनियन का मुद्रा है उसे भी अपनाना होगा। जो चौथा स्टेप है वो सदस्यता का स्टेप है। निगोशिएशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मामला यूरोपियन काउंसिल के पास जाता है। यहां सभी 27 सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी होगी, क्योंकि यूरोपियन काउंसिल में 27 सदस्य होते हैं। अगर एक भी देश खिलाफ गया यानी सहमत नहीं हुआ तो उस देश को सदस्यता नहीं मिल सकती। यूक्रेन के मामले में यही दिक्कत है। कुछ देश हैं जो नहीं चाहते कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने। इसमें कितना समय लगता है? यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर लिखा है कि किसी भी देश को एक रात में यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कई साल लग जाते हैं। आखिरी बार यूरोपियन यूनियन में क्रोएशिया को सदस्यता दी गई थी। उसे 2013 में यूरोपियन यूनियन में शामिल किया गया था। उसे सदस्य बनने में यानी क्रोएशिया को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने में 10 साल लग गया था।
वहीं सबसे कम समय में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन को सदस्य बनाया गया था। इन तीनों को महज 2 साल में ही यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लिया गया था। तो इसमें समय लगने की बात होती है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना तो उसके लिए क्या बदलेगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन गया, चारों स्टेप क्लियर कर लिए, तो क्या बदलेगा यूक्रेन के लिए? 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का खुला बाजार यानी पूरा ओपन मार्केट मिल जाएगा। यूक्रेन का सामान बिना किसी पाबंदी यूरोपियन यूनियन के देशों तक आसानी से पहुंचेगी। इसके साथ ही यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से आर्थिक मदद, इकोनॉमिक पैकेज भी मिल सकता है। सैन्य तौर पर यानी मिलिटरीली क्या बदलेगा? यूरोपियन यूनियन के कानून में एक क्लॉज है जिसमें लिखा है कि अगर किसी भी सदस्य देश पर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो बाकी सभी देश उसकी सैन्य मदद करेंगे। अगर यूक्रेन को तुरंत सदस्यता मिल जाती तो ईयू के बाकी सदस्य खुलकर रूस के खिलाफ उसकी मदद कर सकते हैं। अभी ईयू के सदस्य देश यूक्रेन की सैन्य मोर्चे पर मदद कर रही है लेकिन अपनी सेना वहां नहीं भेज रही। लेकिन ईयू में आने के बाद सारे ईयू के सदस्य देश यूक्रेन जाकर उसकी सैन्य मदद कर सकते हैं। तीसरा, नागरिकों को यानी सिटीजन के मोर्चे पर क्या होगा चेंज? ईयू का सदस्य बनने पर यूक्रेन के नागरिकों को भी कई फायदे होंगे। उन्हें कई सारे अधिकार मिल जाएंगे। यूक्रेन के नागरिक बिना किसी रुकावट ईयू के सदस्य देशों में आ जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में इस समय 27 देश हैं। इसके पहले 28 देश था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। आज की तारीख में जो 27 देश हैं उनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनता है तो वो 28वां सदस्य देश होगा। यूरोपीय देशों के मध्य सदियों से चली आ रही लड़ाई को खत्म करने के लिए यूरोपियन संघ के रूप में एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा विकसित हुई, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समापन हुआ और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग समाप्त हो गया। लक्ष्य क्या है? अगर आप इसको देखें कि लक्ष्य क्या है यूरोपियन यूनियन का, तो ईयू के सभी नागरिकों के लिए शांति, पीस, मूल्य और कल्याण को प्रोत्साहित करना, आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना, यह सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संतुलित आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित है। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, ईयू के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना, इसकी समृद्धि, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना, एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरोपियन यूनियन की यूरो हो। इतिहास अगर आप देखें तो यूरोपीय एकीकरण को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अत्यधिक राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने के रूप में देखा गया था, जिसने महाद्वीप को लगभग तबाह कर दिया। 1946 में ज्यूरिख विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड में विंस्टन चर्चिल ने आगे बढ़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप के उद्भव की वकालत की थी।
1952 में 6 देश, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड शामिल थे, इन 6 देशों ने अपने कोयला और इस्पात उत्पादन को एक आम बाजार में रखकर उनकी संप्रभुता के हिस्से को खत्म करने हेतु पेरिस संधि के तहत यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी ECSC की स्थापना की। 1952 में पेरिस संधि के तहत यूरोपियन न्यायालय वर्ष 2009 तक इसे यूरोपियन समुदायों के न्याय के लिए न्यायालय कहा जाता था की स्थापना की गई। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसको यूराटोम भी कहते हैं, यूरोप में परमाणु ऊर्जा हेतु एक विशेषज्ञ बाजार बनाने के मूल उद्देश्य के साथ यूरोटेम संधि 1957 द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके अलावा इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा विकसित करके अपने सदस्य राज्यों में इसे वितरित करना और जो बच जाता है उसे गैर सदस्य राज्यों को बेचना है। इसके सदस्यों की संख्या यूरोपियन यूनियन के समान ही है, जिसका शासन यूरोपियन आयोग एवं परिषद द्वारा किया जाता है। इसका संचालन यूरोपियन न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय यह भी है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, इसकी स्थापना रोम संधि 1957 के अनुसार की गई। समुदाय का प्रारंभिक उद्देश्य संस्थापक सदस्यों जो 6 थे के मध्य एक साझा बाजार, कॉमन मार्केट एवं सीमा शुल्क संघ शामिल करते हुए आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्थापित करना था। इसका अस्तित्व लिस्बन संधि 2007 द्वारा समाप्त हो गया और इसकी गतिविधियों को EU में शामिल कर लिया गया, यानी आज की तारीख में यूरोपियन आर्थिक समुदाय नहीं रहा। विलय संधि ये सबसे महत्वपूर्ण है समझना, जिसे मर्जर ट्रीटी बोलते हैं, 1965 में हुआ, ब्रुसेल्स में हुआ। तो विलय संधि में हुए समझौतों के अनुसार 3 समुदायों यानी ECSC, EAEC और EEC तीनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद एक नया समुदाय बना जिसे यूरोपियन समुदाय की स्थापना की गई। EEC के आयोग एवं परिषद को अन्य संगठनों में अपने समकक्षों की जिम्मेदारियां लेनी थी। ECS का प्रारंभिक तौर पर विस्तार 1973 में तब हुआ जब डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम इसके सदस्य बने। 1981 में ग्रीस और 86 में पुर्तगाल और स्पेन भी इसमें शामिल हुए। शेंगन समझौता में अधिकांश सदस्य राज्यों के मध्य बिना पासपोर्ट नियंत्रण के, विदाउट पासपोर्ट कंट्रोल, खुली सीमाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। यह वर्ष 1995 तक प्रभावित था। सिंगल यूरोपीय अधिनियम 1986, इस अधिनियम को यूरोपियन समुदाय द्वारा अधिनियमित किया गया। इसने अपने सदस्य देशों को उसके आर्थिक विलय हेतु एक समय सारणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया और एक अलग यूरोपीय मुद्रा एवं साझा विदेशी और घरेलू नीतियों को स्थापित किया। maastricht ट्रीटी, इसे समझना है कि maastricht ट्रीटी क्या है, क्योंकि यही एकीकरण किया। 1992 इसे यूरोपियन संघ की संधि भी कहा जाता है। इसी ट्रीटी के माध्यम से आज का यूरोपियन संघ अस्तित्व में आया जो 1992 में हुआ। इस संधि को नीदरलैंड के maastricht में यूरोपियन समुदाय के सदस्यों द्वारा 7 फरवरी 1992 को साइन किया गया ताकि यूरोपियन एकीकरण को बढ़ाया जा सके। इसे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अधिक प्रोत्साहन बढ़ावा मिला। यूरोपियन समुदाय ECSC, EAEC और EEC को यूरोपियन संघ के रूप में शामिल किया गया। यूरोपियन नागरिकता बनाई गई, जिसमें नागरिकों को सदस्य राज्यों के मध्य स्वतंत्र रूप से रहने और स्थानांतरित करने की अनुमति मिली। एक साझा विदेशी एवं सुरक्षा नीति की स्थापना की गई। पुलिस और न्यायपालिका के मध्य आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग पर सहमति बनी। इसने एक अलग यूरोपियन मुद्रा यूरो के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यह यूरोप में बढ़ते आर्थिक सहयोग पर कई दशकों की बहस का परिणाम था। इसने यूरोपियन केंद्रीय बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना की। इसने यूरोपियन संघ के देशों में रहने वाले लोगों को स्थानीय कार्यालयों और यूरोपीय संसद के चुनाव हेतु सक्षम बनाया। 1999 में एक मौद्रिक संघ की स्थापना की गई।
यानी मॉनेटरी यूनियन, जिसे 2002 में पूर्ण रूप से प्रभाव में लाया गया तथा यह यूरो मुद्रा का प्रयोग करने वाले 19 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों से बना। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया एवं स्पेन इसके सदस्य देश हैं। 2002 में पेरिस संधि 1951 समाप्त हो गई और ECSC का अस्तित्व भी समाप्त हो गया एवं इसके सभी गतिविधियों एवं कार्यों को यूरोपियन समुदाय द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। 2007 की लिस्बन की संधि प्रारंभ में सुधार संधि के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 2 संधियों में संशोधन करता है तथा यह EU के संवैधानिक आधार का निर्माण करता है। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन केवल एक ऐसा सामुदायिक संगठन है जो कानूनी तौर पर यूरोपियन संघ से पृथक है, परंतु इनकी सदस्यता एक समान है एवं इसका शासन यूरोपियन संघ के विभिन्न सदस्यों संस्थानों द्वारा किया जाता है। इसके बाद यूरो संकट आया, जो कि जानते हैं बहुत लोग, और ब्रेक्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन सरकार द्वारा एक जनमत संग्रह का किया गया और राष्ट्रों ने EU को त्यागने के पक्ष में मतदान किया और वर्तमान में EU से औपचारिक रूप से बाहर निकलने के लिए यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत एक प्रक्रिया है। अब यूरोपियन संघ से औपचारिक रूप से बाहर आने की प्रक्रिया ब्रिटेन कर चुका है और वो ब्रिटेन अब बाहर आ चुका है। इसके अलावा एक है यूरोपियन परिषद शासन, सामूहिक निकाय है, यूरोपियन संघ की सभी राजनीतिक दिशाओं और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। इसमें यूरोपियन परिषद एवं यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ राज्यों के प्रमुख या EU सदस्य राज्यों की सरकारें शामिल है। सुरक्षा नीतियों विदेशी मामलों के लिए संघ के उच्च प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1975 में इसे एक अनौपचारिक सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया। लिस्बन संधि के तहत 2009 में यूरोपीय परिषद को एक औपचारिक संस्था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया। यूरोपियन संसद EU का एकमात्र संसदीय संस्थान है। यह यूरोपियन संघ की परिषद के सहयोग से यूरोपियन संघ के विधायी कार्यों को देखता है। यूरोपियन संसद के पास उतनी अधिक विधायी शक्तियां नहीं हैं जितनी कि इसके सदस्य देशों के संसद के पास है। यूरोपियन संघ की एक परिषद भी है, अनिवार्य रूप से द्विसदनीय। यूरोपियन संघ के विधानमंडल का एक भाग है, तो ये भी संसदीय के रूप में, यूरोपियन संसद के रूप में, अन्य विधायी निकाय के रूप में काम करता है। और यूरोपियन आयोग, ये यूरोपियन संघ का एक कार्यकारी निकाय है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये विधायी प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है। ये विधानों को प्रस्तावित करने, निर्णयों को लागू करने, यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने का कार्य करती है। वर्तमान में 28 नहीं बल्कि 27 कहिए इसको, क्योंकि ब्रिटेन अलग हो चुका है, कैबिनेट सरकार के रूप में कार्य करती है यूरोपियन आयोग। और सदस्य देशों, एक समझिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिस तरह से कार्यपालिका होती है वो तो EU की कार्यपालिका है यूरोपियन आयोग। और इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया यूरोपियन संघ के सारे पहलुओं के बारे में। इसमें यूरोपियन आयोग, यूरोपियन संघ की परिषद जो विधायी है, यूरोपियन संसद और यूरोपियन परिषद, और ब्रेक्जिट के बारे में भी मैंने बताया, लिस्बन संधि किस तरह से इसको दिया। और इस प्रकार इन संपूर्ण प्रक्रियाओं का हिस्सा बन जाएगा कौन? यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन 2 स्टेज क्लियर कर चुका है, आवेदन का स्टेज, कैंडिडेट स्टेज, और यूक्रेन को अब बचा है निगोशिएशन स्टेज और सदस्यता स्टेज। और इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से जेलेंस्की अपना काम कर पाते हैं, क्योंकि नाटो तो उनको सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा है। देखना होगा क्या 27 देशों की सेना जेलेंस्की को बचा पाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।